मेरे देवर और ननद रोज रात एक ही कमरे में रहते और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर रखते। उनके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता कि आखिर ये दोनों पूरी रात अंदर करते क्या हैं और ये कैसी आवाजें आती रहती हैं। फिर एक दिन यह रात जानने के लिए मैं उनके कमरे में छिप गई। उनकी हरकत को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह दोनों कुछ ऐसा कर रहे थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। मेरे पति, जिनका नाम अजय है और उम्र 30 साल है, एक दवा कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। उनकी रात की ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मेरे पति, मेरी सास, जिनकी उम्र 55 साल है, एक छोटा देवर, जिसका नाम रोहन है और उम्र 22 साल है, और एक ननद, जिसका नाम प्रिया है और उम्र 24 साल है, रहते थे। मेरा देवर हर रोज रात को मेरी ननद के साथ कमरे में अकेले बंद हो जाता और उसके कमरे से अजीब सी आवाजें आती थीं। एक दिन मैंने उनसे जिद की कि मैं रात में अकेले बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ अपने कमरे में लिटा लो, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं यह देखकर हैरान थी कि वह हमेशा दरवाजे को कुंडी लगाकर ही रखते थे। मेरे पति तो सुबह ही आते थे और तब तक मैं अपने कमरे में अकेली ही होती थी। मेरा देवर और ननद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। जब भी रोहन रात को घर वापस आता, तो थोड़ी ही देर बाद वह प्रिया को कमरे में बुलाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता और उसके बाद अजीब अजीब सी आवाजें उनके कमरे से आना शुरू हो जाती थीं। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही ज्यादा अजीब लगती थी। भला ऐसा कौन सा काम है जो वह बंद कमरे में सबसे छिपाकर कर रहे हैं और जिसके लिए पूरी रात लग जाती है। कभी कभी मुझे लगता कि मैं इस बारे में अपने पति से बात करूं, लेकिन फिर मैं यह सोचकर चुप रह जाती कि मेरे पति कहीं यह न समझें कि मैं उनके भाई बहन से जल रही हूं या फिर उनकी शिकायत कर रही हूं। हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से थे, इसीलिए छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हमें पैसे जोड़ जोड़ कर ही काम चलाना पड़ता था। एक दिन जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आ चुके थे। मैं भी जल्दी से उठकर फ्रेश हुई और किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता लगाकर ट्रे में ले आई। तब तक मेरे पति भी उठकर हाथ मुंह धो चुके थे। मैंने कमरे में आते ही उनसे कहा, चलिए नाश्ता साथ में करते हैं। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे ले ली और बोले, आओ मेरे पास बैठो। तभी उन्होंने देखा कि मेरे हाथ पर कुछ अजीब सी चोट लगी हुई थी। वह बोले, यह चोट कैसे लगी? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, कल जब मैं किचन में खाना बना रही थी, उस वक्त मेरा हाथ जल गया था। मैं आपको बताना भूल गई थी। उसके बाद जब रात के खाने के बर्तन धोए तो इस पर पानी पड़ने की वजह से कई सारे छाले पड़ गए। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने कहा, जी पतिदेव। मेरे पति ने कहा, तुम घर के कामों में छोटी सी मदद ले लिया करो। उनकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गई। जब मैंने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति कहने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, आपकी बहन तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है। फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करते तो मैं उनसे काम कैसे कहूं? उस वक्त मेरे दिल में जो बात आई, मैंने साफ साफ अपने पति को बता दी। मेरे पति कुछ सोचते हुए बोले, चलो ठीक है, मैं उसे खुद ही कह दूंगा। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। फिर मैंने किचन में आकर सारा काम निपटाया और झाड़ू पोछा भी किया। इतना काम करके मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए जैसे ही कुर्सी पर बैठी, वैसे ही मेरी ननद आ गई और बोली, भाभी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगा दो। वह मुझसे इस तरह से बात करती थी जैसे वह मेरी मालकिन हो और मैं उसकी नौकरानी। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आखिर मैं इस बारे में किसी से क्या कह सकती थी, क्योंकि अगर मैं अपनी सास से कहती तो वह कहती कि मेरी बेटी की शिकायतें लगा रही हैं। मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो, इसीलिए मैं चुप ही रहती थी। मैं चुपचाप किचन में गई और नाश्ता लगाकर ननद को दे दिया। तब तक मेरा देवर भी उठकर आ गया। फिर मैंने उसे भी नाश्ता दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम ही जाया करती थी, क्योंकि वह बहुत ही अजीब तरह की नजरों से मुझे देखा करता था। मेरे हाथ में अब बहुत तेज दर्द उठ रहा था, जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मेरे पति की आंख खुल गई और उन्होंने मेरी फिक्र करते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ राधिका? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं,
बस वह किचन में काम कर रही थी तो हाथ पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम छोटी सी मदद ले लिया करो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद हम डॉक्टर के यहाँ से हाथ में पट्टी कराकर और दवाई लेकर वापस लौट आए। जब मैं वापस लौटी तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। खाने के जो बर्तन थे वह अभी भी हॉल में टेबल पर ही रखे हुए थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खामोश रही। तभी मेरे पति ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, ये बर्तन अभी तक यहीं पर क्यों रखे हुए हैं? मैंने कहा, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपके भाई बहन ने नाश्ता किया था और वह बर्तन यहाँ ऐसे ही छोड़कर चले गए। रुकिए, मैं अभी उठाकर रख देती हूँ। और तभी मैं बर्तन समेट कर रखने लगी। मेरे पति ने कहा, तुम ये सब रहने दो, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अगर तुम अपना हाथ ज्यादा चलाओगी तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज दी, प्रिया, यहाँ आओ। मेरी ननद अपने फोन में कुछ काम कर रही थी। पति के बुलाने से उसे डिस्टर्ब हुआ, इसलिए वह थोड़े तीखे लहजे में बोली, क्या हुआ भैया? तो मेरे पति ने कहा, ये बर्तन समेटकर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। उसने गुस्से से अपने भाई की तरफ देखा तो मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है, तुमने खाया है तो धोकर भी रख सकती हो। मेरी ननद और देवर दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था और न ही उन्हें बात करने की तमीज थी। जबकि अगर मैं उन दोनों की तुलना में अपने पति को देखूं तो वह बहुत ही तमीज से और अच्छे से पेश आते थे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पति इन लोगों के सगे भाई ही नहीं है। अभी मैं कुछ दिनों से यह नोटिस कर रही थी कि अचानक से मेरी ननद और देवर खूब सारी शॉपिंग करने लगे थे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, जबकि वैसे तो घर में खाने पीने की चीजें लाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं बच पा रहे थे। लेकिन क्योंकि वह किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं देते थे, इस कारण मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरे पति तो सुबह आते थे और फिर पूरा दिन उनका सोने में ही निकलता था, जिस वजह से वह भी उनकी किसी भी करतूत पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बाकी मेरी सास को तो कोई मतलब ही नहीं था कि उनके यह दोनों बच्चे क्या गुल खिलाते रहते हैं। शाम को मेरे पति के टोकने की वजह से पूरा खाना मेरी ननद ही बना रही थी। मैं हॉल में कुर्सी पर बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर था। उसने घर में दाखिल होते ही मेरी ननद को पुकारा और उसके कमरे में चला गया। जब उसने देखा कि मेरी ननद अपने कमरे में नहीं है तो वह उसे जोर जोर से आवाज देने लगा। उसके बाद मेरी ननद ने कहा, मैं यहाँ किचन में हूँ, यहीं आ जाओ। और फिर दोनों जाने क्या धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। मुझे उनकी आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह क्या बात कर रहे थे यह समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे देवर का फोन बजने लगा और वह बात करते हुए घर से बाहर निकल गया। फिर 1-2 घंटे बाद ही मेरा देवर फिर से वापस आ गया और उसने ननद से कहा, खाना प्लेट में लगाकर अपने कमरे में ही ले चलो। और फिर दोनों कमरे के अंदर चले गए और हमेशा की तरह उन्होंने फिर से अंदर से कुंडी लगा ली। मुझे उनका यह व्यवहार समझ ही नहीं आता था कि आखिर यह दोनों पूरी रात एक कमरे में बंद होकर ऐसा क्या करते रहते हैं। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कमरे में चक्कर काट रही थी। आधी रात होने को आई थी, तभी मेरी ननद के कमरे से वह अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। मैं तुरंत ही दबे पांव दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से एक लड़की के सिसकने और आह भरने की आवाज आ रही थी। वह आवाज सुनकर तो मैं बहुत चकित रह गई, क्योंकि ऐसी आवाजें तो तभी आती हैं। मैंने सोचा, हे राम, ये लोग अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं? अब तो मुझे ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रोज रात को कोई अंग्रेजी फिल्म देखते हो। लेकिन क्या ऐसा करते हुए इन्हें शर्म नहीं आ रही? ये दोनों तो सगे भाई बहन हैं। फिर मेरे दिमाग में आया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में वह सब। ये सोचते सोचते मैंने खुद को रोका कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। ये तो बहुत ही घिनौना काम है। अगले दिन जब मेरे पति ड्यूटी से वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम अपने मायके चली जाओ। वहां तुम्हें जितना आराम मिल सकेगा उतना यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जल्दी से अपना बैग पैक करके अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरी बहन, जिसका नाम सोनिया है और उम्र 26 साल है, ने मुझे नाश्ता लगा कर दिया। मैं बर्तन उठाने लगी तो मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम यहाँ आराम करने आई हो तो आराम करो, नहीं तो जीजा जी कहेंगे कि मेरी सास और साली ने मेरी पत्नी को जरा सा भी आराम नहीं करने दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरी एक सहेली, जिसका नाम काव्या है और उम्र 28 साल है, मुझसे मिलने के लिए आ गई। उसे जैसे ही मेरे आने की खबर मिली, वह मुझसे मिलने दौड़ी चली आई और उसने मुझे गले से लगा लिया। वह बोली, कैसी हो, राधिका? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम सुनाओ? उसने कहा, मैं भी ठीक हूं। फिर वह मुझसे मुंह बनाते हुए बोली, तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो। मैंने कहा, बस यार, क्या बताऊं। शादी के बाद इंसान घर की जिम्मेदारियों में इस तरह बंध जाता है कि उसे और किसी चीज का ख्याल ही नहीं आता। फिर उसके बाद वह बोली, और दूल्हे राजा कैसे हैं? तो मैंने कहा, वह बहुत अच्छे हैं। मेरा हाथ जल गया था और इसीलिए उन्होंने मुझे अपने मायके आराम करने के लिए भेज दिया। वह बोली, सच में बहुत अच्छा पति मिला है तुम्हें, जो तुम्हारा इतना ख्याल करता है। उसके बाद हम दोनों अपनी पुरानी बातें याद करने लगे। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें हमारे गांव की शांति आंटी याद है, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद गांव के डाकिया चाचा से शादी कर ली थी? मैंने कहा, हाँ, याद है मुझे। क्यों, क्या हुआ? तो मेरी दोस्त ने बताया कि शांति आंटी ने जब डाकिया चाचा से शादी की थी, तो डाकिया चाचा का पहले से ही एक बेटा था, जिसका नाम विक्की था और जो अक्सर दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। मैंने कहा, हाँ, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुन रखा है। फिर वह बोली, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, तुम्हें पता चला? मैंने कहा, नहीं। तो वह बोली, शांति आंटी उस लड़के के कमरे में अचानक चली गईं, तो उन्होंने देखा कि वह अपने मोबाइल पर कुछ लड़कियों के गलत वीडियो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही पता चला कि शांति आंटी ने उसे देख लिया है, तो वह डरने की जगह उल्टा उन्हीं को धमकाने लगा कि अगर उन्होंने यह बात किसी को भी बताई, तो उनके साथ वह बहुत बुरा करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी शांति आंटी ने डाकिया चाचा को सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत पीटा, जिसकी वजह से उनका लड़का गुस्से में घर छोड़कर भाग गया। लेकिन वह बदले की आग में जल भुन रहा था। एक दिन जब शांति आंटी बाजार गई हुई थीं, तो शांति आंटी को अपने पहले पति से जो बेटी थी, उस लड़के ने अकेले में मौका पाकर उसे पकड़कर उसके साथ गलत काम कर दिया। इस हरकत का उनकी बेटी पर इतना गहरा असर हुआ कि वह सदमे से पागल हो गई। वह लड़का तो तभी से फरार है। बेचारी शांति आंटी बहुत रोती रहती हैं। अपनी दोस्त की यह सारी बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। उसके बाद मेरी दोस्त तो वापस अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब बातें पूरी रात चलती रहीं। मुझे शांति आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जवान बेटी का पागल होना किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे पति मुझे वापस ससुराल लेकर चले आए। मेरा हाथ भी अब ठीक हो चुका था। रात को जब मेरे पति नाइट ड्यूटी पर चले गए, उसके बाद मैं किचन में अपने लिए कॉफी बनाने के लिए गई। तभी मुझे मेरी ननद के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं एक बार फिर से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। आज भी किसी लड़की की उसी तरह की आवाज आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी अचानक मेरे पैर के पास एक कॉकरोच आ गया, जिसके कारण मैं बुरी तरह से घबरा गई और चीखने लगी। मेरे देवर और ननद कमरे के बाहर आ गए। मेरा देवर मुझ पर जोर से चिल्लाया, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस कॉफी बनाने आई थी, वही लेकर जा रही थी और अचानक मेरे पैर पर कॉकरोच आ गया, इसलिए मैं डर गई। मैंने उनके कमरे में अंदर झांक कर देखा तो पूरा बिस्तर अजीब सा उथल पुथल था। मुझे देखकर वह दोनों भी बुरी तरह से घबरा गए। मेरा देवर मुझसे बोला, अब आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? जाइए अपने कमरे में। और फिर उन्होंने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा, कितने बदतमीज हैं ये दोनों, और मैं बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। उसके बाद जब मैं सोने के लिए लेटी, तभी मेरी सहेली की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लोग भी कोई गंदी वीडियो अकेले में बैठकर देखते हों, इसीलिए उनके कमरे से इस तरह की आवाजें आती हैं, या फिर यह सब मेरा वहम है। अब मेरे दिल में बहुत सारे सवाल आ गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सब सोचते सोचते मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैंने नींद की दवा ली और सो गई। सुबह मैं जल्दी जल्दी किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा, इससे पहले कि मेरे पति सोकर उठ जाए, मैं नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ।
तभी मैंने देखा कि सुबह-सुबह मेरे देवर और ननद तैयार होकर एक अच्छी-सी गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। अब तो मुझे अजीब-सा शक होने लगा कि यह दोनों इतनी अच्छी गाड़ी में बैठकर आखिर कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति उठ गए, तो मैं उनके लिए नाश्ता लगाकर लाई। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सब बातें घूम रही थीं। मेरे पति ने मुझसे पूछा, "किस सोच में डूबी हुई हो?" मैंने सोचा कि क्या मैं इन्हें सारी बातें बता दूं? लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं यह मेरा वहम हुआ, तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनके भाई-बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूं। इसलिए सबसे पहले मुझे खुद से सारी सच्चाई पता करनी होगी। उसके बाद ही मैं किसी से कुछ कहूंगी। मैंने उनसे कहा, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप नाश्ता कर लीजिए।" शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए। मैंने देखा कि मेरे देवर और ननद सुबह के गए हुए अभी तक वापस ही नहीं आए थे। मैंने सोचा, इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं उनके कमरे में पहले से ही छिपकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई हर हाल में जाननी थी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे सच्चाई पता चल भी गई, तो मैं इस बात को अपने पति के सामने साबित कैसे करूंगी? इसलिए मैंने अपना फ़ोन भी ले लिया। मैंने सोचा, मैं जो कुछ भी उन लोगों के कमरे में देखूंगी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, ताकि सारे सबूत मैं अपने पति के सामने सही से पेश कर सकूं और वह मेरी बात पर यकीन कर सकें। मैं उनके कमरे में गई और चुपचाप बक्से के पीछे बैठ गई। बक्से के ऊपर भी बहुत सारा सामान था और उस पर भी बहुत बड़ा कपड़ा पड़ा था, जिसकी वजह से कोई मुझे देख नहीं सकता था। कुछ ही देर बाद मेरे देवर और ननद कमरे में आ गए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली। मैं चुपचाप बैठी हुई थी। फिर मेरे देवर ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और बिस्तर के नीचे से एक लैपटॉप निकाला। मैं तो यह देखकर हैरान रह गई कि इन लोगों के पास इतना महंगा लैपटॉप भी है। फिर उसने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट किया और वीडियो जैसा कुछ शुरू हुआ। उसके बाद उन दोनों की हरकत देखकर मैं शर्म से पानी-पानी हो गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे देवर और ननद बेशर्मी की सारी हदें पार कर देंगे और ऐसा काम करेंगे कि इसके बारे में अगर किसी को भी पता चल जाए, तो हम सब किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आखिर ऐसी भी क्या भूख कि वह इतना गिर गए? ऊपर से दोनों भाई-बहन ऐसे निकले कि अपने रिश्ते की अहमियत भी नहीं समझी। जो एक दूसरे को समझाते कि उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि वह दोनों तो बेशर्मी की तरह खुशी-खुशी आराम से मिलकर यह सब कर रहे थे। अपना काम खत्म करके थोड़ी देर बाद वह दोनों चैन से सो गए। मैंने उनकी सारी करतूत की पूरी वीडियो बना ली थी। मैं कुछ घंटे तक चुपचाप बैठी रही। जब मैंने देखा कि वह दोनों गहरी नींद में सो चुके हैं, तो धीरे से बिना आवाज किए कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। वह सब देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि मुझे उनकी करतूतों पर से किसी भी तरह पर्दा उठाना है। मैं सारी रात अपने कमरे में टहलती रही। सुबह मेरे पति जब घर आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, "क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो?" मैंने डरते-डरते सारी बात उन्हें साफ-साफ बता दी। पहले तो मेरे पति को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए मैंने तुरंत ही अपने फ़ोन में उन लोगों का जो वीडियो बनाया था, अपने पति को दिखा दिया। वीडियो में उन्होंने देखा कि मेरे देवर ने किसी को लैपटॉप पर वीडियो कॉल की। जैसे ही दूसरी तरफ वीडियो कॉल उठी, उसमें दिखने लगा कि पीछे एक छोटे से कमरे में न जाने कितनी सारी लड़कियां बिना कपड़ों के थीं, जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 17 साल और कुछ तो 19 से 21 साल तक की भी थीं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्हें बहुत दिनों से पकड़कर वहां रखा गया हो। वह लड़कियां बहुत ज्यादा रो रही थीं और वहां खड़े कुछ आदमियों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थीं कि मेरी माँ बीमार है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह लोग उन लड़कियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की को पकड़कर एक आदमी ने वीडियो कॉल पर दिखाया और कहा, "देखो, क्या यह वाली तुम्हारे बॉस को पसंद आएगी?" मेरे देवर ने कहा, "डन।" उसके बाद वह एक-एक करके और भी बहुत सारी लड़कियों को दिखाता रहा और वह लड़कियां बेचारी बुरी तरह से सिसक रही थीं। जब सारी लड़कियों को मेरे देवर ने डन कर दिया, फिर वीडियो कॉल कट गई। तभी मेरी ननद के पास किसी का फोन आया और वह उन लड़कियों को दूसरी जगह भेजने की बात करने लगी। मेरे देवर ने फोन पर कहा, "कल तक सारी लड़कियों का इंतजाम हो जाएगा और उन्हें यहां से मुंबई सप्लाई करवा दिया जाएगा। बस, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। मैं सारा काम बहुत अच्छे से संभाल रहा हूं।"
मैंने जितनी आपने गिनती बताई है, उतनी लड़कियों की डील पक्की कर ली है और सारी की सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत पसंद की हैं। आप देखना, इस बार हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। फिर कॉल कटते ही वह दोनों बहुत खुश हो गए और बोले, अब हम और भी ज्यादा मालामाल हो जाएंगे। वीडियो देखकर तो मेरे पति के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके भाई बहन इतना घिनौना काम कर सकते हैं। वह पैसे कमाने के लिए लड़कियों को बेच रहे थे। वह गुस्से में तिलमिलाए हुए मेरी ननद के कमरे की तरफ भागे, लेकिन मैं उन्हें तुरंत ही पकड़कर कमरे में खींच लाई। मैंने उनसे कहा, अगर आप सामने से उन्हें कुछ कहेंगे और वह यह जान जाएंगे कि आप पूरी सच्चाई जान चुके हैं, तो हो सकता है कि वह आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपके साथ किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकती। इस वक्त आपके देवर और ननद को सबक सिखाने से सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम कैसे भी करके आज उन लड़कियों को बिकने से बचा लें। मेरे पति ने मेरी बात सुनकर तुरंत ही अपने गुस्से को काबू में किया और बोले, तुम ठीक कह रही हो राधिका, हम अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलेंगे। हमने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी बात पुलिस को बता दी और साथ ही वह रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसे देखकर सबसे पहले पुलिस ने हमारे घर आकर मेरे देवर और ननद को पकड़ लिया और फिर उनकी इतनी पिटाई की कि उन्होंने सारा राज उन्हें बता दिया। दरअसल वह एक बहुत बड़े आदमी के लिए लड़कियों को बेचने का काम करते थे। वह आदमी लड़कियों का व्यापार खुद से डायरेक्ट नहीं करता था, बल्कि अलग अलग लोगों से करवाता था, ताकि कभी भी अगर कोई परेशानी हो तो पुलिस उस तक पहुंच ही न पाए। इसीलिए उसने यहाँ पर मेरे देवर और ननद को इस काम के लिए रखा हुआ था। वह लोग दूसरे देशों से या शहरों से जो खूबसूरत लड़कियां थीं, उन्हें वीडियो कॉल से देखकर पसंद करते थे और खरीद लेते थे। उसके बाद उन्हें किसी दूसरे शहर में भिजवाकर और मोटी रकम पर बेच देते थे, जिसका वह अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेकर उस जगह पर धावा बोला, जहां पर से उन लड़कियों को लाकर दोबारा कहीं दूसरी जगह पर सप्लाई करने के लिए बंद करके रखा गया था। पुलिस ने सारी लड़कियों को सही सलामत बरामद कर लिया। उसके बाद 2-3 दिन में ही उन लड़कियों को सही से उनके घरों पर पहुंचा दिया गया। मेरे देवर और ननद को जेल हो गई। पुलिस अभी भी उनके गैंग का जो बॉस है उसकी तलाश कर रही है। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अब हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं। मेरे पति ने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और ननद आज अपने की सजा भुगत रहे हैं। इंसान कितनी भी चालाकी से कोई गलत काम क्यों ना कर ले, लेकिन उसका गुनाह एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। उन दोनों ने न जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ली थी और इसीलिए वह आज इस हाल में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।